सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग ICAR, JRF, SRF, नेट, IBPS, FO, AAO, AO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप लोग बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से 50 क्वेश्चन जो आते हैं उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है अमरूद, इसको गुआवा कहते हैं। इसमें से 2-3 क्वेश्चन हर एग्जामों में देखने को मिलता है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम एग्रीकल्चर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, उसमें 2 या 3 क्वेश्चन इससे संबंधित मिल जाते हैं। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा अमरूद, बात करें इसके बॉटनिकल नेम की कि इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है अमरूद का। इसका बॉटनिकल नेम होता है सीडियम गुआवा। तो ये जो फैमिली है ये मार्टेसी फैमिली का इसमें अमरूद है। और इसके बाद इसका उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति इसका मैक्सिको देश है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका कह सकते हैं। और इसके क्रोमोजोम की बात करें तो क्रोमोजोम नंबर इसका 2n बराबर 22 होता है, यानी कि 2n बराबर 22। अमरूद का क्रोमोजोम नंबर यानी कि गुणसूत्र संख्या कितना होता है, 2n बराबर 22। बात करें पुष्पक्रम के प्रकार की, अमरूद का जो पुष्पक्रम का प्रकार होता है वो सोलेटरी होता है। पुष्पक्रम का प्रकार कैसा होता है, सोलेटरी टाइप्स का पुष्प लगते हैं इसमें, उसका पुष्पक्रम का प्रकार कहते हैं सोलेटरी। खाने योग्य भाग जो होता है इसका, जो खाए जाने वाला भाग होता है उसको थैलमस या पेरिकार्प के नाम से जाना जाता है। और फल के प्रकार की बात करें तो फल का प्रकार इसका बेरी होता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हर एग्जामों में, कई एग्जामों में ये पूछा गया। यहाँ की एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो एग्ज़ाम हैं 2 से 3 बार ये रिपीट हुआ है कि अमरूद का जो फल का प्रकार है वो क्या होता है, बेरी होता है। अब बात करें अमरूद को उष्ण फलों का सेब कहा जाता है। उष्ण फलों का सेब किस फल को कहा जाता है, उष्ण फलों का सेब अमरूद को कहा जाता है। उष्ण फलों का राजा भी कहते हैं। उष्ण फलों का राजा किसको कहते हैं, अमरूद को कहते हैं। भारत में अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश में। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है अमरूद का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। बात करें राजस्थान की, राजस्थान में कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ये अमरूद, तो राजस्थान की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है सवाई माधोपुर ज़िला राजस्थान का, इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है अमरूद का। अमरूद को हड़ौती क्षेत्र में जामफल भी कहते हैं। राजस्थान का एक हड़ौती क्षेत्र है, वहाँ पर इसको क्या कहते हैं, जामफल के नाम से जाना जाता है। अमरूद में सर्वाधिक विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। अमरूद में किस विटामिन की मात्रा सबसे अधिक होती है, विटामिन सी की मात्रा होती है। कितनी होती है, 299 mg 100 ग्राम में से। 100 ग्राम में से कितनी होती है, 299 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पाई जाती है विटामिन सी की मात्रा। कई एग्जामों में पूछा गया है अमरूद के अंदर कौन सी विटामिन पाई जाती है, अमरूद के अंदर विटामिन सी पाई जाती है। यानी कि 100 ग्राम में से 299 mg मिलीग्राम जो है विटामिन सी पाई जाती है। बात करें अमरूद के अंदर पैक्टिन एक पदार्थ सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना। अमरूद के अंदर पैक्टिन पदार्थ जो होता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उससे क्या बनाया जाता है, उससे जेली नामक पदार्थ बनाया जाता है। कौन सा पदार्थ बनते हैं, जेली। यानी कि जेली किस फल से बनाते हैं, तो जेली जो है अमरूद के फल से बनाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर पैक्टिन की मात्रा अधिक होती है। जिन फलों में पैक्टिन की मात्रा अधिक होती है उन्हीं फलों से जेली का निर्माण किया जाता है। अब बात करें अमरूद को क्या कहते हैं, एप्पल ऑफ ट्रॉपिकल भी कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जो ज़िला है अच्छी गुणवत्ता वाले अमरूद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा ज़िला, उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद ज़िला है अच्छी गुणवत्ता वाले अमरूद के उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है। अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता ही है, यह आप लोग जानते हैं। और राजस्थान में अमरूद की खेती जयपुर के अलावा अजमेर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ आदि ज़िलों में की जाती है। अब बात करें अमरूद की जो स्टूलिंग होती है, स्टूलिंग एक प्रवर्धन की विधि है यह, या माउंट लेयरिंग, ये 2 विधियां इसमें काम में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती हैं अमरूद के अंदर। अभी आगे हम चर्चा करेंगे इसके माउंट लेयरिंग या स्टूलिंग के बारे में। अब बात करते हैं जलवायु की
यानी कि इसकी खेती के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है? अमरूद की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए? यानी कि अमरूद एक उष्ण जलवायु का फल वृक्ष है। अमरूद किस प्रकार के जलवायु का ये है? तो उष्ण जलवायु का पौधा है, लेकिन इसे उष्ण और उपोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में आसानी से उगाया जा सकता है। अमरूद जो कि उष्ण जलवायु का फल वृक्ष है और इसे दोनों प्रकार की जलवायु, चाहे उष्ण हो चाहे उपोष्ण है, यानी उष्ण और उपोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में आसानी से उगाया जा सकता है। लेकिन वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान कितना चाहिए? वृद्धि के लिए उपयुक्त टेम्परेचर 23 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अब बात करें मृदा की, यानी कि अमरूद की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है? तो अमरूद की खेती के लिए चिकनी और दोमट मृदा सबसे अच्छी मानी गई है। कौन सी, किस प्रकार की मृदा? चिकनी और दोमट मृदा, ये अमरूद की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। लेकिन उस भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? उस भूमि का पीएच मान 4.5 से लेके 8.2 पीएच मान तक, मतलब इसको आसानी से लगा सकते हैं। यानी क्षारीय और अम्लीय पर हल्का हल्का ये सहन कर सकती है ये जो मृदा है। लेकिन अधिक कंकड़ीली नहीं होनी चाहिए, पथरीली नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की मृदा नहीं होनी चाहिए। और बात करें किस्मों की कि अमरूद के कौन कौन सी जो फेमस वेराइटियाँ हैं। चलिए किस्मों की बात करें तो पहली जो किस्म आती है हमारी इलाहाबादी सफ़ेदा, यानी कि इलाहाबादी सफ़ेदा के नाम से इस किस्म को जाना जाता है। यह अमरूद की सबसे प्रसिद्ध किस्म है। यह अमरूद की सबसे प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? इलाहाबादी सफ़ेदा। इलाहाबादी सफ़ेदा जो किस्म है अमरूद की सबसे प्रसिद्ध किस्म मानी गई है। यह जो विल्ट रोग लगता है, जो अमरूद के अंदर सबसे भयानक रोग लगता है, इसके प्रति क्या है? प्रतिरोधी है, यानी कि इसमें नहीं लगेगा। विल्ट रोग के, यानी कि उकठा रोग के प्रति प्रतिरोधी है। और यह सबसे प्रसिद्ध किस्म है। कौन सी है? इलाहाबादी सफ़ेदा। और दूसरी किस्म की बात करें लखनऊ 49, इसको लखनऊ 49 यानी कि सरदार के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी किस्म है जिसको सरदार के नाम से जाना जाता है? कई बार एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के ये पुटअप हुआ क्वेश्चन कि सरदार जो है किस किस्म को कहते हैं? लखनऊ 49 को सरदार के नाम से भी जाना जाता है। यह जो किस्म है इलाहाबादी सफ़ेदा के चयन से निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई? इलाहाबादी सफ़ेदा जो किस्म है उसके द्वारा चयन करके इसको निकाला गया है। लेकिन इसमें ब्रोंजिंग काय के विकार के प्रतिरोधी है। जो ब्रोंजिंग काय के विकार फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर लगता है उसके प्रति क्या है? प्रतिरोधी है। अमरूद का सबसे जो खतरनाक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो ब्रोंजिंग है। ये मतलब इसके लखनऊ जो 49 है यानी कि सरदार किस्म जो लगाएंगे इसमें क्या? इसके प्रति प्रतिरोधी किस्म है। उसके बाद बात करें इलाहाबादी सुरखा। इलाहाबादी सुरखा जो किस्म है इसका गूदा गुलाबी रंग का होता है। इसका गूदा कैसा होता है? इसका गूदा गुलाबी रंग का होता है इलाहाबादी सुरखा का। उसके बाद काफ़ी फेमस वैरायटी आती है हफ्सी। इसका गूदा कैसा होता है? लाल। लाल जो अमरूद होता है उसको कौन सी वैरायटी है? हफ्सी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद पांचवी जो किस्म आती है हमारी चित्तीदार, इसको गुलाबी चित्तीदार या गुलाबी धब्बे वाली किस्म के नाम से भी जाना जाता है। इसको कौन सी किस्म कहते हैं? गुलाबी रंग के जो धब्बे लगते हैं अमरूद के ऊपर हल्के हल्के बिंदी टाइप के, वो चित्तीदार किस्म होती है। उसके बाद एप्पल कलर, ये काफ़ी फेमस वैरायटी है एप्पल कलर। पूछता है एप्पल कलर किसकी वैरायटी है? तो यह एक अमरूद की वैरायटी है। इसके फल का रंग कैसा होता है? हल्का लाल गुलाबी। फल का रंग कैसा हो जाएगा? हल्का लाल गुलाबी। उसके बाद कुछ फेमस वैरायटियां हैं MPAUT ES1, एक तो ये किस्म हो गई। दूसरी किस्म है MPUAT S2 और MPUAT, ये उदयपुर द्वारा निकाली गई किस्म है। कहाँ से निकाली गई हैं? MPUAT S1 और MPUAT S2, ये दोनों किस्में, तीनों किस्में कौन से, कहाँ से निकाली गई? उदयपुर। उदयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है ये। इसको झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है उदयपुर को। और ये जो MP लगा है, सब लोग सोचते हैं कि मतलब ये जो किस्म है मध्य प्रदेश से निकाली गई, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जो किस्म राजस्थान के उदयपुर रिसर्च सेंटर से निकाली गई है। उसके बाद अगली जो किस्म आती है उसका नाम है अर्का मृदुला। अर्का मृदुला यह अमरूद की बीज रहित किस्म है। पूछता है अमरूद की कौन सी ऐसी वैरायटी है जो सीडलेस वैरायटी है, यानी कि बीज रहित किस्म है। तो उस किस्म का क्या नाम है? अर्का मृदुला। यह एक बौनी किस्म है। कैसी किस्म है? बौनी किस्म। चलिए उसके बाद बात करते हैं जो हमारी फेमस अगली जो किस्म है उस किस्म का नाम है ललित।
ये ललित काफ़ी फेमस वैरायटी है, जो कि CISH लखनऊ, ये कहाँ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ पे है, लखनऊ में। यहाँ से ये जो किस्म निकाली गई है उसका ललित, इसका जो गूदा होता है गुलाबी रंग का होता है। इसका गूदा कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है। लेकिन यह राजस्थान की जलवायु के अनुसार सबसे उपयुक्त किस्म मानी गई है। राजस्थान की जलवायु के लिए सबसे अच्छी किस्म कौन सी मानी गई है, तो ये ललित जो है राजस्थान की जलवायु के लिए अच्छी किस्म बताई गई है। और ये कहाँ से निकाली गई है, CISH लखनऊ द्वारा निकाली गई किस्म है। कैसा इसका मतलब गूदा जो कैसा होता है, इसका गूदा जो होता है ये गुलाबी रंग का होता है। उसके बाद बात करते हैं कोहिर सफ़ेद, यह एक हाइब्रिड किस्म है। ठीक है, कोहिर सफ़ेद कैसी किस्म है, यह एक प्रकार की हाइब्रिड है और यह कोहिर और इलाहाबाद सफ़ेदा, कोहिर और इलाहाबाद सफ़ेदा के बीच में संकरण करके निकाली गई किस्म है। बात करें उसके बाद कोहिर जाम, कोहिर जाम किस प्रकार की, ये भी एक हाइब्रिड किस्म है कोहिर जाम। ये इलाहाबाद सफ़ेदा और कोहिर दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाली गई है। इलाहाबाद सफ़ेदा और कोहिर के बीच में क्रॉस करके कोहिर जाम वैरायटी निकाली गई। अगली जो किस्म आती है उसका नाम है अर्का अमूल्या। अर्का अमूल्या जो किस्म है ये भी एक प्रकार की हाइब्रिड किस्म है। ये इलाहाबाद सफ़ेदा, किसके बीच में, इलाहाबाद सफ़ेदा और सीडलेस, ये दोनों के बीच में क्रॉस करके अर्का अमूल्या निकाली गई है। अगली जो किस्म आती है शंकर 45 को इसको कहते हैं, या हाइब्रिड 45 इसको कहा जाता है। ये इलाहाबाद सफ़ेदा और EL49 इन दोनों के बीच में संकरण कराकर निकाली गई किस्म है शंकर 45 या हाइब्रिड 45 इसको कहते हैं। इनमें से पूछता है या कोहिर जाम किसके बीच में क्रॉस करके निकाली गई है, कोहिर सफ़ेद किसके बीच में क्रॉस करके निकाली गई है, अर्का अमूल्या किसके बीच में क्रॉस करके निकाली गई है, शंकर 45 जो है किसके बीच में संकरण करके निकाली गई है। तो इस प्रकार का इनका क्रॉस कभी कभी पूछ लेता है। अगली जो किस्म है उसको कहते हैं बिटको कोनेट। यह अमरूद की बीज रहित किस्म है। एक तो बीज रहित अमरूद की जो किस्म है अर्का मृदुला, ये पहले निकाली गई थी। उसके बाद एक जो दूसरी सीडलेस वैरायटी आई है उसका क्या नाम है, बिटको कोनेट कहा जाता है। इसको बिटको कोनेट कहा जाता है। यह अमरूद की बीज रहित, ये भी सीडलेस वैरायटी है। उसके बाद एक बिहार की काफ़ी व्यावसायिक किस्म है जिसको कह सकते हैं वहाँ के लिए काफ़ी फेमस अच्छी वैरायटी मानी गई है, उसका नाम हरीजा। कभी कभी पूछता है बिहार की व्यावसायिक किस्म कौन सी है अमरूद की, तो हरीजा जो है ये बिहार की व्यावसायिक किस्म है। उसके बाद बात करें कुछ अन्य किस्में हैं अमरूद की जो हर एग्जामों में पूछता है, जैसे बनारसी सूरखा पूछ लेता है, बनारसी सूरखा किसकी किस्म है, अर्का किरण किसकी किस्म है, श्वेता किसकी किस्म है। उसके बाद सहारनपुर सीडलेस किसकी किस्म है ना। ये सब किस्में जो हैं बार बार एग्जाम में पूछता है, तो ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये सब कौन कौन सी किस्में हैं अमरूद की जो काफ़ी फेमस वैरायटियाँ हैं। उसके बाद बात करें प्रवर्धन की। अमरूद का प्रवर्धन अभी पीछे हम बताए थे किस विधि द्वारा किया जाता है, अमरूद का प्रवर्धन जो है स्टूलिंग विधि द्वारा करते हैं। इसकी सबसे अच्छी जो विधि मानी गई स्टूलिंग या ढेरी दाब विधि कहा जाता है। हम क्या करते हैं, नीचे मिट्टी का ढेर लगा देते हैं गोबर वगैरह लगा के, उसके बाद बहुत सारे कले निकलते हैं और उन कलों को उसमें हल्की हल्की जड़ें विकसित हो जाते हैं, उनको अलग करके यानी कि काफ़ी पौधे तैयार कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, ढेरी विधि या स्टूलिंग विधि कहा जाता है। अब बात कर रहे हैं प्रवर्धन की, यानी कि प्रवर्धन स्टूलिंग विधि द्वारा होता है और ढेरी दाब विधि द्वारा होता है। ये दो विधियों द्वारा हम अमरूद का प्रवर्धन आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद प्रवर्धन का समय, यानी कि प्रवर्धन कौन से महीने में समय जो होता है सबसे अच्छा माना गया है प्रवर्धन के लिए, तो जुलाई का जो महीना है प्रवर्धन के लिए, अमरूद के प्रवर्धन के लिए जुलाई का जो महीना है सबसे बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा बताया गया है। अब बात करें पौधरोपण दूरी, यानी पौध से पौध की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, ये आपको कितना रखना है, 8 × 8 मीटर। लाइन से लाइन की दूरी 8 मीटर और पौध से पौध की दूरी 8 मीटर रखते हैं। अब गड्ढे का आकार कितना होना चाहिए, 1 × 1 × 1 मीटर स्क्वायर, ये गड्ढे का आकार रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा पौधा है इसलिए इसका जो गड्ढे का आकार है 1 × 1 × 1 रखा जाता है। अब पौधरोपण का समय सबसे अच्छा जून जुलाई, यानी कि वर्षा ऋतु के समय, जिस समय बरसात होती है, जिस समय हम आम को लगाते हैं उसी समय इसका भी पौधरोपण का समय सबसे अच्छा माना गया है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और आता है कि अमरूद में बहार नियंत्रण, यानी कि बैरिंग की समस्या पाई जाती है, बहार नियंत्रण की समस्या पाई जाती है सबसे ज़्यादा। इसमें बहार का नाम होता है
कुछ जैसे 3 प्रकार की बहार होती हैं, एक आंबे बहार होती है, एक मृग बहार होती है, एक हस्त बहार होती है। 3 प्रकार की बहार आती हैं, लेकिन तीनों में अलग अलग समय, अलग अलग मंथली में पुष्प आते हैं और तुड़ाई का भी समय अलग अलग होता है। ये सबसे ज़्यादा समस्या अमरूद में भी देखी गई है और अनार के अंदर भी देखी गई है ना। इस प्रकार की समस्या, जैसे बात करें बहार में, पहली बहार लेते हैं आंबे बहार। आंबे बहार में जो फूल लगते हैं, फूल लगने का समय फरवरी मार्च में, यानी कि आंबे बहार में जो फूल लगेंगे फरवरी मार्च में। लेकिन फलों की उस जो फरवरी मार्च में जो फूल लगा है उसकी फलों की तोड़ाई कब करते हैं, कौन से महीने में करते हैं? जुलाई और अगस्त के महीने में तोड़ाई की जाती है। अब बात करें मृग बहार, दूसरी बहार कौन सी आती है? मृग बहार, यानी कि मृग बहार के फूल कब लगेंगे? जुलाई और अगस्त के महीने में मृग बहार के फूल लगेंगे। और उसमें जो फल है, फलों की तोड़ाई कब करते हैं? फलों की तोड़ाई करते हैं इसमें नवंबर और दिसंबर में। और तीसरी जो बहार आती है उसको हस्त बहार के नाम से जाना जाता है। हस्त बहार के जो फूल लगते हैं, फ्लावरिंग स्टेज या फ्लावरिंग टाइम जो है उसका अक्टूबर और नवंबर में होता है। और बात करें इसमें तुड़ाई का समय, अक्टूबर नवंबर में जब फूल लगेंगे तो इसका अमरूद जो है हमारे तुड़ाई योग्य हो जाते हैं मार्च और अप्रैल में। ये 3 प्रकार के बहार आप याद रखेंगे, यानी कि फूलों का समय कब होता है और तुड़ाई का समय कब होता है। इसमें से एक ही बहार को लिया जाता है, 2 बहार को हटा दिया जाता है। अगर अच्छी गुणवत्ता वाले आपको फल प्राप्त करने हैं तो आपको 1 बहार का चयन करना पड़ेगा और 2 बहार को हम हटा देते हैं। इस प्रकार ये ध्यान देंगे। चलिए अब बात करते हैं कि अमरूद में जो है पुष्पन या तुड़ाई की अवस्था की बात करें। तुड़ाई कौन से महीने में लगती है या अमरूद, चलिए अमरूद की तुड़ाई की अवस्था की बात करते हैं। अमरूद एक ऐसा क्लाइमेट्रिक फल है। क्लाइमेट्रिक यानी कि एक 2 प्रकार के होते हैं, क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं, एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं। क्लाइमेट्रिक फल वो होते हैं जो तोड़ने के बाद पक जाते हैं, यानी कि उसमें रैपनिंग स्टार्ट रहती है, पकने की अवस्था स्टार्ट रहती है। और नॉन क्लाइमेट्रिक वे फल होते हैं जिनको तोड़ने के बाद वे पकते नहीं हैं, वैसे वैसे रहते हैं। नॉन क्लाइमेट्रिक फल में जैसे जामुन हो गया, नींबू हो गया, ये सब नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट में आते हैं। क्लाइमेट्रिक में जैसे पपीता हो गया, आपका मैंगो हो गया, अमरूद हो गया, ये सब क्लाइमेट्रिक फ्रूट में आते हैं। इनकी तुड़ाई सामान्य फलों के पकने के बाद ही करते हैं। जैसे अगर ये फल पक जाते हैं उनके बाद हम तुड़ाई कर लेते हैं। इनकी तुड़ाई सामान्य फलों के पकने के बाद ही करते हैं। अब बात करते हैं अमरूद 3 से 4 वर्ष की आयु में फलन देना प्रारंभ कर देता है। अमरूद कितने उम्र में फल देना प्रारंभ कर देता है? 3 से 4 वर्ष की उम्र में फल देना प्रारंभ कर देता है। अमरूद पकने पर गहरे हरे रंग के और हल्के हरे रंग के हो जाते हैं। क्या होता है, अमरूद जब पकना स्टार्ट, शुरू में कहते हैं कैसे होते हैं, किस कलर के? गहरे हरे रंग के होते हैं अमरूद। और जब पक जाते हैं तो पहचान कैसा है पकने के? हल्के हरे रंग से। गहरे मतलब गहरे हरे रंग से ये हल्के हरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर डार्क हरा रंग है तो अमरूद हमारा कच्चा अमरूद है। अगर वह हल्का हरा हो गया है, यानी कि हल्का ब्राउन कलर का हो जाएगा, तो यानी कि वाइट कलर में हो जाएगा, तो ये हमारा अमरूद कैसा हो जाएगा? पका हुआ हो जाता है। और बात करें अमरूद में पुष्पन के 5 महीने बाद फलन प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही अमरूद में फूल लगते हैं, पुष्पन के 5 महीने बाद फलन प्रारंभ हो जाते हैं। इसमें फ्लावरिंग के बाद फल प्रारंभ हो जाते हैं। अब बात करें भंडारण की, यानी कि भंडारण 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कितना टेम्परेचर रखना है? 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। लेकिन आर्द्रता यानी कि नमी कितना रखना है? 85 से 90% इसमें आर्द्रता यानी कि नमी होनी चाहिए। तो इस स्थिति में हम 3 सप्ताह के लिए हम भंडारित कर सकते हैं, यानी कि 3 सप्ताह तक हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं। उसको बाद में हम बेच सकते हैं या किसी भी उपयोग में हम ले सकते हैं। अब बात करें अमरूद की उपज की, 40 से 50 किलोग्राम प्रति पेड़, यानी कि एक पेड़ से 40 से 50 किलोग्राम ये अमरूद हमें 40 से 50 किलोग्राम अमरूद हमको प्राप्त हो जाते हैं। अब बात करें फल की, 400 से 500 फल एक पेड़ पर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अब बात करें टन, 1 हेक्टेयर की बात करेंगे तो 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर हमको प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि अगर एक पेड़ की बात करेंगे किलोग्राम में तो 40 से 50 किलोग्राम मतलब एक पेड़ से हमको प्राप्त हो जाते हैं। अगर फल की बात करें तो 400 से लेकर 500 फल हमको एक पेड़ से प्राप्त हो जाते हैं। अगर हेक्टेयर की बात करें, एक हेक्टेयर में कितना उत्पादन होता है तो 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर हमको उत्पादन आराम से मिल जाता है। अब अमरूद में कौन कौन से भयंकर मुख्य कीट लगते हैं उनके बारे में कुछ जान लेते हैं।
इनसे भी एक दो एग्जामों में पूछा गया है क्वेश्चन। जैसे फल मक्खी, फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बैक्टीरिया करेस्टा। बैक्टीरिया करेस्टा जो है इसका फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है। फल मक्खी ये जो कि अमरूद की सबसे प्रमुख कीट माना जाए, अमरूद का सबसे प्रमुख कीट कौन सा है? फल मक्खी, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बैक्टीरिया करेस्टा, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और इसके नियंत्रण की बात करें, इसके नियंत्रण किससे करते हैं? मेलाथियन 50 ईसी। मेलाथियन 50 ईसी लेंगे, 1 ml दवा लेंगे और प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे कर देते हैं। यानी कि फल मक्खी के नियंत्रण के लिए क्या करेंगे? मेलाथियन 50 ईसी, 1 ml दवा लेना है, प्रति लीटर पानी में घोल बनाना है और स्प्रे कर देंगे। यानी कि एक स्प्रे से नहीं जाएगा, 15 दिन के बाद दूसरा स्प्रे हम कर देंगे, क्योंकि कुछ कीट ऐसे होते हैं जो पत्तियों के नीचे छिपे रहते हैं और उनका उपचार नहीं हो सकता, फिर ये प्रभावित फसलों को दोबारा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए दो से या 3 स्प्रे इस पे करना अति आवश्यक होता है। दूसरा कीट का नाम होता है छाल भक्षक कीट। इसका वैज्ञानिक नाम होता है पेपिमिया नेब्रिस। पेपिमिया नेब्रिस। इसका क्या होता है उपचार जो है? इसको एंडोसल्फान 50 ईसी या 35 ईसी ले लेंगे, 1 ml दवा लेना है, प्रति लीटर घोल बनाकर इसका स्प्रे कर देंगे। ये छाल भक्षक कीट जो है दूर हो जाएगा। उसके बाद कुछ रोग आते हैं जो इसमें अमरूद को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे पहला रोग हमारा प्रमुख रोग है विल्ट। विल्ट को कहते हैं उकठा रोग। यह फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैरायटी CDI नामक कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? विल्ट एक कवक के कारण होता है। तो और इसके कवकनाशी दवाओं का कुछ प्रयोग करेंगे जिसमें नियंत्रण के लिए, जैसे में बहुत सारे आते हैं, जैसे कैप्टान हो गया, थीराम हो गया, बॉस्टीन हो गया, बहुत सारे ऐसे होते हैं। इनका स्प्रे भी किया जाता है और प्लांट को मतलब जड़ों पर भी इसको लगाने का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो है अमरूद में रोग है, उसका नाम है श्याम वर्ण। इसको एंथ्रोकनोज के नाम से जाना जाता है। इसका एंथ्रोकनोज के नाम से कोलेटोट्राइकम PCD नामक कवक के कारण होता है। ये भी एक कवक के कारण ही फैलने वाला रोग है। यानी कि अमरूद में जो मुख्य रोग लगते हैं कौन कौन से लगते हैं? एक विल्ट हो गया, एक श्याम वर्ण होता है जिसको एंथ्रोकनोज के नाम से जाना जाता है। ये दोनों रोग किसके कारण होते हैं? कवक द्वारा होते हैं। इन कवक का जो नाम है ये दोनों हैं फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैरायटी CDI। एक तो ये हो गया उकठा का, दूसरा हो गया एंथ्रोकनोज है कोलेटोट्राइकम PCD। ये दोनों कवक के कारण ये प्रमुख रूप से होते हैं। अब बात करें कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर अमरूद के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जैसे ब्रोंजिंग की समस्या सबसे ज़्यादा अमरूद के अंतर्गत देखी गई है। ये ब्रोंजिंग क्यों होता है? ZN की कमी जब हो जाती है तो ये ब्रोंजिंग की समस्या हो जाती है। यानी कि ये अमरूद का जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसका ब्रोंजिंग है, ये ZN की कमी के कारण होता है। अब बात करें अमरूद के अंदर कुछ जो पॉइंट है उनको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जामों में पूछ लेता है। कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं? जैसे अमरूद का बौना मूलवृंत कौन सा है? अमरूद का बौना मूलवृंत कौन सा है? तो सीडियम फेरिचिसिलियम है। कौन सा है? सीडियम फेरिचिसिलियम। ये अमरूद का बौना मूलवृंत है। उसके बाद दूसरा मूलवृंत आता है एन्यूपोलाइडी 82। ये भी अमरूद का बौना मूलवृंत है। 2 मूलवृंत हो गए, एक सीडियम फेरिचिसिलियम हो गया और एन्यूपोलाइडी 82 हो गया। ये 2 मूलवृंत होते हैं। अब बात करें अमरूद में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? अमरूद में जो परागण की क्रिया होती है वो कीट द्वारा होती है, यानी कि कीटों द्वारा हो सकता है। वो कोई भी कीट हो सकता है, चाहे मधुमक्खी हो गया, चाहे तितली हो गया, चाहे मनुष्य हो गया, कोई भी कीट उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर परागकण को पहुँचाने का काम करता है। तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखेंगे, अमरूद में बीज रहित जातियों में असुगुणता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बीज रहित जितनी भी वैरायटियाँ होती हैं, यानी कि सीडलेस जो वैरायटियाँ होती हैं उसमें असुगुणता पाई जाती हैं। अब बात करें अमरूद के प्रूनिंग का समय। अमरूद में प्रूनिंग का समय सबसे अच्छा कौन सा है? फरवरी मार्च का महीना सबसे अच्छा प्रूनिंग का समय माना गया है। एक पॉइंट और आप लोग ध्यान देंगे कि अमरूद में कीट व्याधियों का प्रकोप वर्षा ऋतु में अधिक होता है। कौन से महीने में कीट व्याधियों का प्रकोप अधिक होता है? वर्षा ऋतुओं में सबसे ज़्यादा कीट लगते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु की अपेक्षा सर्दियों की फसल लेना उचित समझा जाता है। वर्षा ऋतु की हम फसल बहुत कम लेंगे अमरूद की, और सर्दियों की फसल अधिक लेंगे, इसलिए क्योंकि बरसात के सीजन में बहुत सारे कीट इस पर प्रकोप हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हमको अमरूद को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अमरूद मार्केट में नहीं बिक सकता है। और इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें ये क्या नाम है, बाहर नियंत्रण का प्रयोग
क्या कहते हैं, अगर हम सर्दियों में फसल ले रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल नियमन, फसल नियमन या क्रॉप रेगुलेशन कहा जाता है। राजस्थान में सबसे उपयुक्त जो फसल लेते हैं वो मृग बहार का ही चुनाव किया जाता है। राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी बहार है, तब राजस्थान के लिए अमरूद की खेती के लिए सबसे अच्छी जो किस्म है बहार का चुनाव करते हैं वो मृग बहार का चुनाव किया जाता है, ना कि आंबे बहार का प्रयोग किया जाता है, ना कि हस्त बहार का, यानी मृग बहार का ही चुनाव किया जाता है। यानी कि इसके जो फूल का समय कौन से महीने में लगेंगे, जुलाई अगस्त में फूल लगेंगे और नवंबर दिसंबर में इसकी फसल जो होते हैं फल तोड़ने योग्य हो जाते हैं। अगर हमको बहार नियंत्रण लाना है, यानी कि बहार नियंत्रण के लिए उस पर जो पुष्प है, फ्लावर हैं, उनको क्या करता है, गिरा देना पड़ता है, यानी कि हटा देना पड़ता है। तो इसके लिए हम कुछ हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं, जैसे NAA 600 ppm या थायोयूरिया या यूरिया का 10% घोल का छिड़काव करेंगे तो इसके जो फल के ऊपर, इसमें प्लांट के ऊपर जो फ्लावर हैं सब नीचे गिर जाएंगे या झड़ जाएंगे। तो हमारे कुछ वो जो पौधा है, प्लांट है, कुछ समय के लिए डॉर्मेंसी स्टेज में चला जाता है, या अगले समय में जब भी हम बहार कोई भी आएंगे, चाहे वो आंबे बहार हो, चाहे मृग बहार हो, चाहे हस्त बहार है, जो भी बहार आएंगे तो उसमें अच्छे किस्म के, अच्छी क्वालिटी के फल लगेंगे। आज का हमारा ये अमरूद का जो कल्टीवेशन था यहीं समाप्त होता है। अगर आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो या आपके लिए कह सकते हैं काफ़ी उपयोगी है, वैसे हेल्पफुल है, क्योंकि मतलब 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जामों में इसमें देखे गए हैं, और जैसे बहार नियंत्रण से क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ रोगों से आ जाते हैं, कुछ वैरायटियाँ पूछ लेता है, या वैज्ञानिक नाम, बॉटनिकल नेम, क्रोमोसोम नंबर और इसका फल का प्रकार, इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जामों में 1 या 2 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये जो टॉपिक था अमरूद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएं एग्रीकल्चर का, तो ये टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि ये इससे एक या 2 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था अमरूद यानी कि गुआवा के बारे में, आज यहीं समाप्त होता है। आगे अगर हमारा आज का जो टॉपिक है अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्रकार के हर एग्ज़ामों के लिए, एग्रीकल्चर से रिलेटिव जितने भी एग्ज़ाम होंगे, उसमें एक टॉपिक के बारे में हम हमेशा कुछ ना कुछ इसके बारे में लेके आएंगे, और वो भी कंप्लीट होगा, ना कि आपका थोड़ा बहुत उसमें रहेंगे, जिससे उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब मतलब आपको उसमें दिखाई देंगे। आज के इसके टॉपिक के लिए अमरूद जो है इसके यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे का टॉपिक देखते हैं क्या लाते हैं। आप आज का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, जितना हो सके जल्दी से जल्दी। सभी लोगों को धन्यवाद।